नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी जी ने स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास में जो जो शब्दावलियां प्रयोग होती हैं उनका मतलब क्या होता है, एडी और बीसी में क्या अंतर होता है, इतिहास के स्रोत कौन है, कौन कौन से हैं, इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास हमें पढ़ना क्यों चाहिए, ये सारी चीजें जानेंगे। थोड़ा सा आप पैसेंस बनाए रखिएगा और अपनी नजरों को, दिमाग को एकत्रित करके फोकस के साथ हमारे साथ जुड़िएगा और हमारे साथ अध्ययन करिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले इतिहास के बारे में। इतिहास अंग्रेजी में इसको हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लो तो भविष्य में महत्वपूर्ण घटनाओं, भूतकाल की, सॉरी भविष्य मैंने बोला, भूतकाल भूतकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को भूतकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, पूरा लिख देता हूं भैया, इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्यों इतिहास पढ़े? ये सबके जीवन, सबके दिमाग में आता है कि इतिहास हम क्यों पढ़ें, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास हमें क्या सिखा सकता है। तो इतिहास हम तीन तरीके, एक तो एग्जाम, एग्जाम के लिए, दूसरी बात यह है कि सीखने के लिए। दूसरी बात सीखने के लिए, और तीसरी बात है कि हमें इसकी जो भविष्य में जो हमें हमसे गलतियां, जो भविष्य, जो भूतकाल में जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीख करके और हमें भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराएं। भविष्य में भविष्य में ना दोहराने के लिए। भविष्य में गलतियों को ना दोहराने के लिए। अब आप पूछोगे कैसे, तो सबसे पहला उदाहरण, जो हमें हमारे पूर्वज जो गलतियां की हैं भूतकाल में, उन गलतियों को हम भविष्य में ना दोहराएं, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास को सीखने के लिए। आप सबसे पहले एग्जाम्पल आप देख लो, सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखोगे 1191 की तराइन, तराइन की पहली लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। आप देखोगे तराइन की पहली लड़ाई, आप, मैं भविष्य बता रहा हूं कि आपको गलती कहां नहीं करनी है, ये बता रहा हूं एग्जाम्पल। तो हमें 1191 की लड़ाई ये सिखाती है, तराइन की पहली युद्ध जो हुआ था, ये हमें सिखाता है कि हमें दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने आदर्शों का पालन तभी करना चाहिए जब आपका प्रतिद्वंदी आप वैसा ही आदर्शों वाली बात, आदर्शों वाला व्यवहार करता चला आ रहा हो। लेकिन इसमें जो गौरी था वो हार गया था, और उनके जो विद्वान थे, उनके जो मंत्री थे, उनके जो पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि आप गौरी को मार दो क्योंकि गौरी अच्छा नहीं है, वो गंदा आदमी है
और गंदे के साथ हमेशा गंदा ही व्यवहार करना चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं, नहीं हम क्या हैं, राजपूत हैं, हम गौरी तुम्हें जीवन दान देते हैं। और दूसरी ही लड़ाई आप अगले ही साल आप देखोगे, इन्होंने बात नहीं मानी और फिर उसके बाद दूसरी सेकंड लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी क्या होता है, जीत जाता है। और फिर उसके बाद गौरी ने इनको क्या किया, मार दिया। बात नहीं मानी इन्होंने और गौरी ने इनको निहत्थे मारा था। आप देखोगे 1192 में ही तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निहत्थे मारा। क्या वो आपके आदर्शों का पालन किया? क्या वो एक क्षत्रिय धर्म का पालन किया? नहीं। आप ये भविष्य, हमें भविष्य में जो हम इतिहास पढ़ते हैं ये सिखाता है हमें कि जो हमारे पूर्वज गलती किए उनके साथ कैसे गलती किया, वो उससे सीखने के लिए और भविष्य में हमें गलती ना करने के लिए, ये भविष्य में हमें गलतियों को ना दोहराना पड़े और उसे सीख लें, हम दोबारा गलती ना करें, ये सिखाता है हमें इतिहास। अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आप भी क्या करो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, नहीं तो हम वही गलती फिर दोहराएंगे तो हमारे जो पूर्वज थे जैसे मारे गए थे वैसे ही आप भी मारे जाओगे। उदाहरण तमाम मिलेंगे आपको देखने के लिए जीवन में, और ये पहला उदाहरण है जो आपको सीखना चाहिए अपने जीवन में कि आपको भविष्य में गलती नहीं करना है। दूसरी देखोगे, दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे यहीं पे, दूसरा एग्जाम्पल आप यहीं पे देखोगे 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी दूसरा युद्ध आप देखोगे, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें आप महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर के बीच हुआ था। अब इससे पहले आप देखोगे तो 1570 में राजस्थान के सभी रजवाड़े अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। पर जो 1570 में आप देखोगे तो राजस्थान के जितने भी रजवाड़े थे सभी रजवाड़ों ने क्या किया था, अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। लेकिन एक रजवाड़ा ऐसा था मेवाड़, ये छोटा था, यही बचा था जिसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर ने पहले समझौते के लिए बुलाया था, समझौता करना चाहता था। इनके समझौते के लिए इसने सबसे पहले मेवाड़ में जलाल सिंह कोची को भेजा था। जलाल सिंह कोची को भेजा और जलाल सिंह कोची गया, महाराणा प्रताप से कहा कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, आप राज अपना करना, लेकिन अकबर की बात मानना। इन्होंने कहा कि नहीं, रहने दो। फिर उसके बाद जाते हैं मानसिंह जाते हैं जो मेवाड़ के ही थे। मानसिंह जो राजस्थान मेवाड़ के ही थे, ये भी गए, ये भी वही बात कहा। महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं, मुझे अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करनी है, मुझे किसी के पैरों तले नहीं रहना है। फिर उसके बाद आज जाते हैं भगवान दास आए। ये सभी देखोगे, ये सभी इसके राजदूत थे, अकबर के ये सभी राजदूत थे और सभी ये गए ये मनाने के लिए कि आप बस क्या करो, अकबर से मिल जाओ, आप सब काम करना, बस अकबर के साथ रहना, उसकी बात मानना। आपको नियम क्या लागू करना है अपने राज्य में, बस अकबर के नियम होंगे, आप अपने राज्य में आराम से रहना, बस नियम क्या होगा अकबर का चलेगा, ये उनका। फिर उसके बाद जाते हैं टोडरमल। फिर आ जाते हैं टोडरमल। ये चारों राजदूत थे अकबर के, सभी समझौते के लिए गए थे। किसके समझौते के लिए सभी गए? सभी समझौते के लिए महाराणा प्रताप के पास गए थे और महाराणा प्रताप ने सभी को क्या किया, नकार दिया। मुझे नहीं करनी है अधीनता स्वीकार। हमारा इतिहास भविष्य में ये सिखाता है कि हमें किसी के अधीन नहीं रहना है।
अभी देखोगे जब इस युद्ध में आप देखोगे घोड़े हाथी तक पसंद, इसमें जो इस युद्ध जो होता है ये हल्दी घाटी का युद्ध है, इसमें घोड़े और हाथी दोनों को, इन आदमी तो छोड़ो, घोड़े हाथी जानवर तक प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, फेमस है। आप अगर देखोगे ये सभी रजवाड़े ये हैं, ये 1570 में ये जो रजवाड़े अकबर से मिल गए थे, अधीनता स्वीकार कर ली थी, गुलामी स्वीकार कर ली थी, इनको अकबर का जो तलवा चाट रहे हैं, इन्हें इतिहास में नहीं याद किया जा रहा है। इन्हें इतिहास बस एक क्षुद्र भाव से, घिन भाव से देख रहा है कि इन्होंने अकबर की तलवे चाटे थे। सोचो, इनको क्या है कि कोई याद कर रहा है? नहीं याद कर रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको सिखाया कि आपको किसी के अधीन नहीं रहना है, आपको बस आपको अपने घर में अगर नमक रोटी मिल रही है, अगर आप खुश हो, अच्छे से रह रहे हो, तो किसी की गुलामी से आपको अगर पनीर मिल रहा है या कुछ अच्छा मिल रहा है, घी मिल रहा है, तो आपको अस्वीकार नहीं करना। तो यही इन्होंने किया था, महाराणा प्रताप ने यही किया। आप देखोगे घोड़े हाथी तक, जो मर्दाना हाथी जो था, मर्दाना हाथी फेमस है, चेतक फेमस है, चेतक घोड़ा फेमस है। अब देखना क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि मर्दाना हाथी किस युद्ध में लड़ा था, तो आप कहोगे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था। चेतक किस युद्ध में लड़ा था? हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था। ये है हमारा इतिहास, ये है, हमें इतिहास से ये सिखाता है, इतिहास हमें ये सारी जानकारियां देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ गए? ये उतार लेना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास हमें अपनी गलतियों, जो जो हमारे पूर्वज, जो भूतकाल में जो हमसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हमें भविष्य में नहीं करना है, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन है? इतिहास के स्रोत कौन है? इतिहास के स्रोत कितने हैं? इतिहास के दो स्रोत हैं। जानने के स्रोत तीन हैं, लेकिन इतिहास के स्रोत कितने हैं? दो हैं। इतिहास के स्रोत कितने हैं? दो हैं। एक साहित्यिक, एक साहित्यिक इतिहास, और दूसरा है पुरातात्विक। पुरातात्विक, पुरातात्विक में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुहरें मिलेंगी, सिक्के मिलेंगे, पेंटिंग मिलेगा, पेंटिंग देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद मूर्तियां देखने को मिलेंगी, मूर्तियां देखने को मिलेंगी, इमारतें देखने को मिलेंगी, आपको इमारतें इमारतें देखने को मिलेंगी, और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पुरातात्विक स्रोत से आपको इतिहास के स्रोत देखोगे, इतिहास के जानने के विषय में आप जानोगे कि इतिहास के स्रोत कौन कौन है, कैसे पता चले कि ये इतिहास के हैं, ये हमारे पुराने हैं। तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जो मुहरें देखने को मिल जाएंगी, पेंटिंग मिल जाएंगे आपको, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा कि ये पुरातात्विक है इतिहास के बारे में। और साहित्यिक स्रोत में आप देखोगे तो दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत, दो प्रकार के होते हैं। एक आपको मिलेगा भारतीय स्रोत, भारतीय साहित्यिक स्रोत, एक मिलेगा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत में आप देखोगे तो पुस्तक आती है रेहला, रेहला है, सीयू की है, सीयू की है, फिर उसके बाद हिंद का तहकीकात है, हिंद का तहकीकात है। ये विदेशी स्रोत हैं, आपको देखने को मिलेंगे। विदेशी स्रोत इतिहास के बारे में बताते हैं कि इतिहास कैसा था और क्यों था, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और फिर उसके बाद अगर भारतीय स्रोत में आप देखोगे तो भारतीय स्रोत में आपको भारतीय स्रोत में दो प्रकार के मिलेंगे देखने को। भारतीय स्रोत में आप एक देखोगे कि धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे भारतीय स्रोत में, धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो धर्मनिरपेक्ष, एक धर्मनिरपेक्ष देखने को मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब आप देखोगे जो धर्म से अलग होता है उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्ष में आपको देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ये बड़ा रहेगा ना, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस,
मुद्रा राक्षस है, और फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो है, रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, बरदाई, चंद्रबरदाई की पुस्तक है। विशाख दत्त, ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है, विशाख दत्त की पुस्तक है, और ये चाणक्य की है, चाणक्य की पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र, ये चाणक्य की पुस्तक है। ठीक है, समझ गए। और धार्मिक में आप देखोगे तो धार्मिक में आपको देखने को मिलेंगे वेद, वेद देखने को मिलेंगे, उपनिषद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, रामायण हो गए। फिर उसके बाद और भी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद जो जैन ग्रंथ, जो जैन ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बौद्ध चरित्र, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि हमारा इतिहास कैसा, इतिहास के बारे में सारी चीजें बताएंगी आपको कि इतिहास का, हमारे इतिहास कैसा था, इतिहास के बारे में बताएंगी, इतिहास को जानने के विषय में बताएंगी। ये हमारा ये इतिहास है। और इतिहास के स्रोत हैं, दो प्रकार के होते हैं। फिर आप अगर ये लिख लो, मैं मिटाता हूं इसको, आगे आगे चलते। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि इतिहास की शब्दावलियां, शब्दावलियों के बारे में जानेंगे, इतिहास की शब्दावलियों के बारे में कि इतिहास की शब्दावलियां क्या होती हैं। जैसे आपको एडी मिलता है, बीसी मिलता है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसमें पूरा आदि ऐतिहासिक आप देखने को मिलता है, पूर्व जो है, पूर्व का प्रयोग उसमें मिलता है। जैसे पूर्व मध्यकाल हो गया, पूर्व वैदिक काल हो गए, पूर्व जो है कि जैसे आपको पूर्व के बारे, फिर उत्तर आपको देखने को शब्दावलियां मिलेंगी। उत्तर देखने को मिलेगा कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर मध्यकाल, उत्तर, फिर उसके बाद उत्तर मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडी क्या होता है, एडी, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बीसी, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बीसी। एडी का मतलब होता है, जैसे कि ये दोनों टर्म जो होते हैं ना, ये दोनों टर्म है हमारे समय की गणना के लिए। जब अंग्रेज राज करने आए थे तो अंग्रेजों ने देखा कि हमें सबसे पहले कि समय को याद कैसे किया जाए, तो उन्होंने, जैसे मेरे अंग्रेज, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने अपना जो इतना पैसा मैं देता हूँ, तुम आप क्या करो कि महीनों के नाम या दिनों के नाम हमारे नाम पे रख दो। ऐसे ही उन्होंने एक जो है एक संस्था बनाया, और संस्था में उन्होंने यही मीटिंग किया और बताया कि समय को गणना के लिए हमें एक पर्टिकुलर एक बिंदु तय करना चाहिए ताकि समय की गणना हो सके। तो उन्होंने जब अपने प्रभु, जो आप देखोगे ब्रिटेन, जो ब्रिटिश जो थे वो सबसे ज्यादा किसको मानते थे, यीशु को मानते थे, अपने प्रभु को मानते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने प्रभु भगवान को, उनको एक जन्म का जो बिंदु बना देता हूं, और उनके पहले जो भी घटनाएं होंगी पहले उनको बीसी कर देंगे, और उनके बाद जो भी घटनाएं होंगी एडी कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एडी को एक बिंदु बनाया, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी होता है इसका नाम, इसका। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट होता है। ये एडी को बनाया गया कि प्रभु के जन्म का वर्ष, प्रभु के जन्म का वर्ष। एडी को कहा जाता है प्रभु के जन्म का के वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। जैसे आपका अगर जन्म हुआ है तो उस वर्ष को क्या कहेंगे, जिस दिन आपका जन्म हुआ तो उसको हम लोग जीरो मानेंगे, जीरो मानेंगे कि नहीं। अब उसके बाद अगर आपका जन्म 2001 में हुआ है तो 2001 में आपका जो जन्म था वो जीरो था, उस समय आपका जन्म हुआ 1 तारीख को, 2001 में हुआ था, तो उसको हम लोग जीरो मान लिए। और आज 2026 चल रहा है तो आपका उम्र क्या हो गई, 26 साल हो गई जीरो से।
और 2001 के बाद पहले अगर कोई घटना हुई होती तो आप इससे पहले जाते तो पहले की घटना को आप लोग क्या कहते, बीसी कहा जाता है। तो यही एक प्रभु एक एडी को एक बिंदु बना दिया गया कि हमें अब यहाँ एक जीरो, इसको एक बिंदु बना दो जीरो, और इसकी जो पहले की घटना होगी उसको हम लोग बीसी कहेंगे, और जो इसके बाद की घटना हुई होगी उसको एडी कहेंगे। अब मुझे लग रहा है तो समझ आ गया आपका, समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं। प्रभु के जन्म के वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, एडी कहते हैं, और प्रभु के जन्म के बाद के वर्ष को, जन्म के बाद के वर्ष को, बाद नहीं सॉरी पहले, वर्ष बीसी कहते हैं। ये देखो इन सभी के टर्मों का प्रयोग हम लोग जैसे कि समय की गणना के लिए, कि समय की गणना के लिए, समय की गणना के लिए, गणना के लिए, गणना के लिए, समय की गणना के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो ये बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, ये बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे आप देखोगे, जैसे आप देखोगे 11, जैसे आप देखोगे 1526, 1527, 1528, ऐसे आप यहाँ पे, तो ये घटते क्रम में लिखा जाएगा, ये घटते क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे आप देखोगे 2500 बीसी से 1750 बीसी, बीसी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी, 600 बीसी से लेकर के 78 बीसी, ऐसे ऐसे आप देखोगे, ऐसे लिखा जाता है, ये घटते क्रम में जाएगा। और जैसे ही जैसे ही ये जीरो पे आ जाता है, अब जीरो से जैसे ही आएगा तो अब जीरो के बाद आप देखोगे तो एडी आ जाता है। जैसे ही ये इसको इसको अब कहां तक लाना है आपको, बीसी का बस इतना उद्देश्य रहता है कि बीसी बस एडी तक आ जाए, एडी तक जैसे ही बीसी जीरो पे आएगी, अब जीरो के बाद जितनी घटनाएं होंगी वो बढ़ते क्रम में चली जाएंगी। इतना बस याद रखिएगा आप। ठीक है, तो हम टर्मों का प्रयोग कर लिए, लिख लिए, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि शब्दावलियों के बारे में जानेंगे कि शब्दावलियां क्या क्या होती हैं। शब्दावली, शब्दावलियां, शब्दावलियां सबसे पहला बार जो शब्दावली का प्रयोग होता है कि पूरा, एक शब्दावली का आपने प्रयोग देखा होगा, पूरा। तो ऐसा समय जो अपने प्राचीनता को दर्शाता हो, दर्शाता हो, जैसे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का मतलब, पाषाण मतलब पत्थर होता है, पूरा मतलब पुराना होता है। जैसे आप देखोगे यहीं पे पूरा मतलब पूरा, पुराना, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पुराना पत्थर। जहां पे आपको पुराने पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल हो गए, ताम्र पाषाण काल हो गए, ऐसे ये देखोगे। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक आता है आद्य, आदि ऐतिहासिक काल, ऐसा समय जो अपनी शुरुआती दौर को दर्शाता हो, ऐसा समय जो अपने प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता हो, दर्शाता हो। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप देखने को मिलेंगे आपको।
सिंधु घाटी सभ्यता में शुरुआती परंपरा जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे नगरों का व्यवस्थित व्यवस्था होने लगा, घर अच्छे बनने लगे, ये लोग अपने लिए भोजन का भी निर्माण करने लगे, पालतू जानवरों को पालतू बनाने लगे। ये लोग आराम से जैसे कि अपने जीवन में लिखने भी पढ़ने भी लगे थे। टेराकोटा का प्रयोग देखने को मिलेगा आपको। ये लोग खेती बाड़ी भी करना सीख गए थे। तो सभ्यता की शुरुआत होती है जब मनुष्य अपने सभी रहन सहन सहन को व्यवस्था पूर्वक करना शुरू कर दे, उस सभ्यता को हम लोग शुरुआती सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, इसीलिए हम लोग इसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि का एक प्रयोग आपको मिला, पूरा का प्रयोग मिला आपको, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पूर्व शब्द का आपको प्रयोग मिलेगा। ऐसा समय जो अपने पहले के समय को, ऐसी घटना जो पहले पहले के समय को दर्शाती हो। जैसे पूर्व मौर्य काल, और भी पूर्व मौर्य काल, जैसे आप लोग देखोगे कोई आपके घर, आपके आसपास, आपके गांव में कोई प्रधान होता है, जैसे पहले प्रधान था अब नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? पूर्व प्रधान। जैसे कोई विधायक हो जाता है तो पहले विधायक था अब नहीं है, पूर्व विधायक। जैसे आप अगर देखोगे तो आपके अखिलेश यादव जी हैं, तो अखिलेश यादव को क्या कहोगे? पूर्व मुख्यमंत्री आप कहोगे। मुख्यमंत्री नहीं कह सकते, पूर्व लगेगा उनके साथ। पहले के जो थे ये क्या थे? मंत्री थे लेकिन पहले थे, ये समझ गए आप लोग। फिर उसके बाद आता है उत्तर। उत्तर की बात आता है तो उत्तर जो है ऐसी घटना जो बाद के समय को बाद के समय को दर्शाती है, जैसे आप देखोगे यहीं पे जोड़ दो आप लोग, जैसे कि उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसमें जो पूर्व जो लिखा है तो मौर्य काल के पहले के समय को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व मुगल काल कहते हैं। मौर्य काल के पहले के काल को क्या कहते हैं? पूर्व मौर्य काल। और यहीं पे आप उत्तर वैदिक काल जो देख रहे हो, तो वैदिक काल के बाद के समय को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर जो है मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, मौर्य काल के बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर मौर्य काल कहते हैं। समझ गए? फिर अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं, लिख लो इसको जल्दी से। अब हम लोग आते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से। उसके बाद हम लोग क्लास को यहीं रोकेंगे और कल फिर यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए 2 मिनट और अब दीजिएगा मुझे। फिर उसके बाद इतिहास के जानने के स्रोत। इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन है? तो इतिहास के जानने के स्रोत हैं 3। इतिहास के जानने के स्रोत कौन है? 3 है। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल हो गया। दूसरा आप देखोगे आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल आप देखोगे तो प्रागैतिहासिक काल के बाद देखोगे तो मानव जो था ना, मानव पढ़ा लिखा नहीं था। मानव पढ़ा लिखा नहीं था, ये पत्थरों का जो है प्रयोग करता था, जैसे कि पत्थरों के औजारों
पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। जैसे आप देखोगे तो इसमें आपको पूरा पाषाण काल मिल जाएगा। जैसे कि आपको जैसे पाषाण काल, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ताम्र पाषाण काल आ गए और फिर उसके बाद पढ़ोगे ऐतिहासिक काल के जो इसके जनक हैं, जो है विश्व में इसके जनक है जर्गिनस थॉमसन। विश्व में पढ़ोगे ऐतिहासिक काल के विश्व में जनक कौन है? जर्गिनस थॉमसन है। और भारत में आप देखोगे, भारत में रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं। ब्रूस फ्रूट हैं, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हैं इसके जनक। फिर उसके बाद आप भी ऐतिहासिक काल में जो देखोगे तो मानव पढ़ना लिखना जाना, पढ़ा लिखा हुआ, इसकी लिपियां पढ़ी नहीं गई हैं। लिपियां अब तक इसकी लिपियां पढ़ी नहीं गई हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में आप देखोगे तो इसकी लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। और इस जो जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, सैंधव लिपि थी, सैंधव लिपि। और इस लिपि को सबसे पहले, सैंधव लिपि थी और इस लिपि को सबसे पहले देखा जर्गिनस थॉमसन ने। नहीं, जर्गिनस थॉमसन नहीं देखे थे, इसके सबसे पहले देखा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सॉरी, इसको, इस लिपि को सबसे पहले देखा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा था। कनिंघम ने देखा था। इस लिपि को सबसे पहले देखा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा था। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे पुरातत्व विभाग के जनक हैं। पुरातत्व विभाग के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस लिपि को देखा था, सैंधव लिपि को। और सैंधव लिपि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियां थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनुष्य था, मानव था, पढ़ा लिखा था, लेकिन इसकी लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया। अब आती है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ा लिखा हुआ, इसकी लिपियां पढ़ी भी गई, इतिहास इसमें लिखे गए, और फिर उसके बाद देखोगे वेद लिखे गए, ये सारी चीजें ऐतिहासिक काल में लिखे गए। अब हम कल से पढ़ेंगे ये इसके बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। फिर पाषाण काल के बाद आप देखोगे तो फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से आप देखोगे जनपद, महाजनपद के बाद आप देखोगे तो बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्मों के बाद आप देखोगे तो फिर जैन धर्मों के बाद मैं हम आ जाऊंगा महाजनपदों के बाद आप मगध के बाद आप सारे शब्द जो है खत्म करेंगे ऐसे इतिहास को। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और अपने जीवन में मेहनत को प्राथमिकता दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।